बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से मेरे पास एक अफसोसनाक ख़बर है और इस ख़बर की तफसीलात मुझे कुछ ऐसे हलकों ने दी हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमदर्दी रखते हैं या उनके करीब हैं। तो मैं 100% दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि ये ख़बरें सही होंगी, लेकिन जिस तरह मुझे ये पहुंचाई गई हैं एतमाद के साथ एक निजी गुफ्तगू में, तो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए और आप तक ये इत्तला पहुँचानी चाहिए। ज़ाहिर है इस किस्म के अंदेशे रखते हैं उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, लेकिन ये चीज़ रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का फ़ैसला हतमी तौर पर मनसूख हो गया और इस फ़ैसले के पीछे बताया जाता है कि शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को सॉरी कर दिया है। तो नवाज़ शरीफ के पास अब कोई चारा नहीं कि वो पाकिस्तान से बाहर ही रहे मज़ीद कुछ अरसा। और इस सिलसिले में जो मुल्की सतह पर गेम चल रही है उसके भी दो रास्ते हैं जो अलग अलग सोचे जा रहे हैं, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान एक सीनियर सहाफ़ी ने खबर दी कि माशी पॉलिसियों के हवाले से कुछ इख्तलाफात हुए हैं, जिसकी नवाज़ शरीफ साहब ने तरदीद कर दी थी। लेकिन इन ज़राए का कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत रंजीदा हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ को ये कहा है कि इस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से अवाम के अंदर मुस्लिम लीग की मकबूलियत गिर रही है। अगले इलेक्शन में हम किस मुँह से अवाम के अंदर जाएंगे। तो इस पर जो शहबाज शरीफ का जवाब था उसमें उन्होंने कुछ तो माशी हालात की मजबूरियों का जिक्र किया और कुछ इशारे किनाए करके इस तरह की बात भी वाज़ेह की जो नवाज़ शरीफ के लिए सदमा अंगेज़ थी। वो उस बात का मफ़हूम बैन सतूर ये था, बैन सतूर अल्फाज की बात नहीं मैं कर रहा, बैन सतूर मफ़हूम ये था कि पार्टी का सदर मैं हूँ, वज़ीर आज़म भी मैं हूँ, पार्टी भी मैंने चलानी है, हुकूमत भी मैंने चलानी है, इसलिए ये भी बैन सतूर है, इसलिए आपको या किसी और को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम फ़ैसले करने में ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा बाखबर हैं, तो हम जो फ़ैसला करते हैं हमें करने दीजिए। इस बात से नवाज़ शरीफ को ख़ासा सदमा पहुंचा। तो नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ ने जो माज़रत की है उसका ताल्लुक़ 3 अमूर से है कि कानून साज़ी करने की हम पोजीशन में नहीं हैं, अदालत में जाने की पोजीशन में नहीं है और वो बड़े अब्बू हज़रात जो है उनसे मिन्नत तरला करने की पोजीशन में भी नहीं है, लिहाजा सॉरी। तो ये एक चैप्टर तो क्लोज़ हो गया। अच्छा, अब दूसरी खबर ये भी है कि मरीम नवाज़ की एक्टिविटी से भी शहबाज शरीफ नाराज़ है कि वो कहते हैं कि ये घर क्यों नहीं बैठती। मरीम नवाज़ ने बहरहाल कल सैलाबज़दा इलाकों के दौरे किए और वहाँ आपने देखा कि जहाँ भी वो गई लोग उनके इस्तकबाल के लिए निकले। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है। जो मुस्लिम लीग इस वक्त हुकूमत कर रही है उसका वोट बैंक ख़त्म हो चुका है। तो जामपुर के इलाके में ज़ाहिर है ये सारा वो वसीम अकरम प्लस बुज़दार इसका और इनका PTI वालों का ये इलाका है। जामपुर हो गया, राजनपुर हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, यहाँ इनका सारे सरदार PTI के साथ है। तो वहाँ मरीम का अच्छा इस्तकबाल कैसे हुआ इसकी कोई अखबार में इश्तहार नहीं था, TV पर कोई ख़बर नहीं थी कि मरीम नवाज़ वहाँ आ रही हैं। वो वहाँ पहुँची, वो सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर है, जहाँ भी वो जाती लोग और औरतें इकट्ठी हो जाते हैं और ये उनकी फ़र्दन जो भी उनके नज़दीक आते हैं उनसे हाल भी पूछती हैं, तसल्ली भी देती हैं और बताती है कि हुकूमत कुछ न कुछ कर रही है, अगरचे वफाकी हुकूमत ने सैलाबज़दगान की मदद के लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं किया। तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत की सारी सख्त गिर पॉलिसियों के बावजूद मरीम नवाज़ की हद तक मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक या मकबूलियत या अवामी कबूलियत मौजूद है। अब ये अलग बात है कि ये कब तक रहती है कब तक नहीं रहती। बहरहाल बड़े लोग जो है हुकूमत के वो इससे नाराज़ है। अब दूसरी तरफ देखिए पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, सिंध के अंदर उसकी इमदादी सरगर्मियाँ हमें नज़र आती हैं। वफाकी हुकूमत का तो दायरा इख्तियार ही चूँकि इस मामले में सिर्फ इस्लामाबाद तक है, वो कुछ कर भी नहीं सकती और शहबाज शरीफ साहब जो दौरे कर रहे हैं उनका भी मनफी असर जा रहा है, मस्बत असर कम हो रहा है, मनफी असर ज़्यादा जा रहा है।
کیونکہ وہ کچھ ایسی چیزیں بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں ان کے دوروں کے ساتھ جو شاید پلاننگ میں شامل نہیں ہوتی ہیں، وہ کس طرح ہو جاتی ہیں، اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اچھا، صرف نواز شریف ہی کو یہ ایک قسم کا سخت جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اسحاق ڈار کو بھی جواب دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس رستہ ہے، ہم عوام کو اگر ریلیف نہیں دے سکتے تو انہیں دی جانے والی تکلیف میں کمی کر سکتے ہیں، لیکن مفتاح اسماعیل نے اس پر بہت برہمی ظاہر کی اور انہیں جو جواب دیا اس کا بھی مطلب بین سطور یہی تھا کہ میاں اپنے کام سے کام رکھو۔ ناظرین، اب مسئلہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بجلی کا یونٹ 90 روپے تک کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں تھا، آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا بجلی کا یونٹ 40 روپے کر دو، انہوں نے 60 روپے کر دیا، 60 سے بھی اوپر چلا گیا، کیونکہ جو کل بجلی کا اضافہ ہوا 5 روپے کا، یہ 65 روپے کا ہو گیا، اگلے ہفتے یہ 70 روپے کا ہو جائے گا۔ تو وہ یہ 70 80 90 تک یہ یونٹ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ اتنا نہیں تھا جتنا انہوں نے کر دیا، یعنی یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ہونے کی ایک بری مثال انہوں نے قائم کی ہے۔ اسی طرح پٹرول بھی انہوں نے ضرورت سے زیادہ مہنگا کر دیا، آئی ایم ایف کا اتنا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ آئی ایم ایف کچھ نہ کچھ لچک دکھانے پر تیار ہو گیا ہے۔ اس کا جو کل ہی جو اس نے پاکستان قسط جاری کی ہے، پی ٹی آئی کی سازش کے باوجود وہ قسط پاکستان کو جاری ہو گئی ہے، پاکستان کے لیے اچھی خبر اس لیے ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ تو اس میں بھی آئی ایم ایف نے یہ اعلان کیا ہے کہ عوام کو مہنگائی کے بوجھ سے کچھ نکالا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پہلے سخت شرطیں لگائی تھی ان میں وہ لچک کا اشارہ دے رہا ہے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب لچک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ نکلے گا کہ جس چوکیدار کی تنخواہ 14,000 روپے ہے اس کو بجلی کا بل 16,000 روپے کا آ گیا، تو وہ یا تو کسی کو قتل کر دے گا یا خودکشی کر لے گا یا جا کر بینک لوٹ لے گا یا کوئی کسی بلڈنگ کو آگ لگا دے گا۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب کو خدا خوفی کرنی چاہیے اور وہ نہیں کر رہے، دولت کا تکبر ہے انہیں یا کس چیز کا غرور ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اتنے غرور والا وزیر خزانہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ شوکت ترین اور بدترین وزیر خزانہ تھا، بدترین، لیکن اتنا مغرور وہ بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ اس کو میں اب غدار کہتا ہوں، وہ غدار ہے۔ مفتاح اسماعیل غدار نہیں ہے، وہ بے وطن ہے، لیکن مغرور بہت زیادہ ہے، اور عوام کے بارے میں اس کی سوچ جو ہے وہ قدرے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام سے بیزاری کا رویہ ان کے طرز عمل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ نواز شریف کا راستہ بند، اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی تھی کہ عمران خان سے تو ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی واپس نہیں آنے دینا۔ دوسری طرف ایک اور چیز بن گئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کم سے کم دو سینئر صحافیوں نے، ان میں ایک نجم سیٹھی صاحب ہیں اور ان میں ایک نصرت جاوید صاحب ہیں، ان دونوں نے کچھ اس قسم کی پریڈکشن کی تھی کہ جب تک آئی ایم ایف کا ڈیل فائنل نہیں ہوتی، آئی ایم ایف کی ڈیل فائنل نہیں ہوتی، شہباز حکومت رہے گی، اور ڈیل فائنل ہونے کے بعد شہباز حکومت کی چھٹی ہو جانے کا امکان ہے۔ یہ ان کے کالموں یا ٹی وی پروگراموں کا خلاصہ، یہ جو سنگل لائن خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف قسط جب منظور ہو جائے گی تو شہباز حکومت کی بھی شاید چھٹی ہو جائے۔ اب وہ قسط منظور ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ لائن کھینچ دی گئی ہے، لیکن دو آپشن پر غور ہو رہا ہے، اور یہ خبر میں بالکل صحیح خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں نا کہ وہ جو امیدواروں کی لائن لگ گئی، انٹرویو ہو رہے ہیں، فائلیں بن گئی، اعلان ہونے والا، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن غور ہو رہا ہے، اور غور کن دو رستوں پر ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو مئی تک رکھا جائے، اگلے سال مئی تک، اور مئی میں پھر الیکشن کرا دیے جائے، بجائے کہ اگست میں الیکشن کرانے کے۔ موجودہ حکومت کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے، تو اگلے سال اگست یا ستمبر میں الیکشن ہونا لازمی ہے، تو یہ 2 مہینے پہلے الیکشن کرا دیجیے اور تب تک حکومت شہباز حکومت قائم رہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس کا لنک یہ نجم سیٹھی صاحب اور نصرت صاحب کی تحریر سے جڑ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے تو نہیں لیکن نومبر میں
इस हुकूमत की छुट्टी करा दी जाए और फिर एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाई जाए। और ये बात आप गौर करें कि ये कितनी बड़ी बात है अगर ये खबर अगर इस ऑप्शन पर अमल होता है। टेक्नोक्रेट की हुकूमत का मतलब अबूरी हुकूमत नहीं है, केयर टेकर हुकूमत नहीं है। वैसे केयर टेकर गवर्नमेंट में भी टेक्नोक्रेट ही होते हैं, लेकिन यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की तजवीज़ पर गौर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है तो फिर इलेक्शन भी नहीं है, और ये केयर टेकर जो हैं वो फिर हमारी अंदाज़ों से ज़्यादा अरसा हुकूमत कर सकते हैं। ये मुद्दत 1 साल भी हो सकती है, ये मुद्दत 2 साल भी हो सकती है, और ये मुद्दत 6 साल भी हो सकती है। तो ये 2 पैरेलल तजावीज़ पर गौर हो रहा है। अब ये जो PDM है और जो सरकारी अलायंस है, इनकी ये ख्वाहिश है ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की कि मुस्लिम लीग की तरफ से मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नज़र नहीं आती। अगर आपको नज़र आती है तो फिर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मैंने जो माइन्यूटली जायज़ा लिया है, मुझे ना तो मुस्लिम लीग के वज़ीर मुतहर्रक नज़र आते हैं, ना इनके MNA मुतहर्रक नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग की कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें हरकत तो सकनात नज़र आ रही हैं कि वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। सिंध में उन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ वर्क दिया है, और ये जो आलमी ताकतों से इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए 1 खरब और 20-21 करोड़ रुपए की रकम हासिल की है। कहा जाता है कि इसका अगर 100% नहीं तो 90% क्रेडिट बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है, और बिलावल की इमेज बिल्डिंग इस वाक़े से बहुत ज़्यादा हुई है। तो चुनांचे मुझे वो प्रेडिक्शन याद आ रही है जो एक सीनियर आदमी ने दी थी, जो मुझे इतनी की थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, याद आया तो मैं किसी प्रोग्राम में बता दूंगा। उन्होंने कहा था कि अगले इलेक्शन तक ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि नई हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की बनेगी, चाहे तो मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद अगले साल मई में होने वाले इलेक्शन में, या फिर ये जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की तजवीज़ पर गौर हो रहा है, तो ये जब ख़त्म होगी तो उसके बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत में आएगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और उनकी इमेज बिल्डिंग अब देखिए किस तरह ये गैर मुल्की इमदाद हासिल करने के नतीजे में हो गई, जबकि शहबाज शरीफ की शख्सियत को उनके दौरा चीन से धचका लगा। क्या इतलात आई वो अलग बात है, लेकिन वो इतनी अच्छी इतलात नहीं थी। लेकिन सुना है बाद में जनरल बाजवा ने मुदाखलत की, चीन से भी बात की और सऊदी अरब से भी बात की और फिर अमेरिका से भी बात की, और कहा यह जा रहा है कि IMF ने जो कर्ज़ा मंजूर किया है इसमें जनरल बाजवा की उस बातचीत का हिस्सा भी शामिल है, हिस्सा भी शरीक मौजूद है, हिस्सा भी है जो उन्होंने अमेरिकी सदर से की, अमेरिकी वज़ीर दिफा से की थी कि आप इस पर IMF पर दबाव डालें कि वो हमारा कर्ज़ा रोके नहीं, बहाल कर दे। तो ये चीज़ भी मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जा रही है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि IMF से जो फंड लिया गया ये मिफ्ता इस्माइल की कामयाबी नहीं थी, ये जनरल बाजवा की कामयाबी थी। जबकि 1 खरब और जितनी रकम मिली है सैलाब के हवाले से, उसका सारा क्रेडिट बिलावल को जा रहा है। तो शहबाज शरीफ के ज़िम्मे कौन सा क्रेडिट रह जाता है? उनके ज़िम्मे क्या सिर्फ यही क्रेडिट रह जाएगा कि उन्होंने बिजली का यूनिट जो था वो 70 रुपये का कर दिया और आवाम को बर्बाद कर दिया। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल ने एक अच्छा फ़ैसला भी किया, उसकी तायद करना ज़रूरी है। उन्होंने मौजूदा सैलाब की सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में सब्ज़ियों की जो किल्लत पैदा हो गई है उसके पेश नज़र ये फ़ैसला किया है कि भारत से आलू, प्याज, टमाटर ये चीज़ें मंगवाई जाएंगी। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। जो इसकी मुखालफत करते हैं मैं उनको गधे कहूँगा, क्योंकि अगर ये भारत से ये चीज़ें नहीं मंगवाई जाती तो यहाँ प्याज 1000 रुपये का किलो मिलेगा, टमाटर 5000 रुपये का किलो मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि लोगों के घर सालन पकड़ा बंद हो जाएंगे और फिर अनारकी का वो माहौल पैदा हो जाएगा जिसके लिए इमरान खान कोशिश करता रहा है। कुछ पुरानी वजह के लोग एतराज़ करते हैं कि जनाब ये जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता भारत से तिजारत नहीं होनी चाहिए। तो हुजूर कश्मीर का मसला तो 3 साल पहले हल हो गया था। इमरान खान ने वो उसकी सुबरदारी भारत के हवाले कर दी थी ट्रंप के ऐवान सदर में बैठकर, और ये फ़ैसला इमरान खान का था, लेकिन उस पर मोहर तायीद इस्टेब्लिशमेंट की है।
تو چنانچہ کشمیر کا مسئلہ تو ہو گیا حل، اور جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اب بھارت سے تعلقات کو مقبول پر لانے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔